नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। डबल मर्डर से थर्राया लखनऊ। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बेटी ने डबल मर्डर को अंजाम दिया है, इस बात को कबूल किया। बेटी से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने गन भी बरामद की है, राइफल बरामद की है। नेशनल शूटर है आरोपी बेटी, और इसी ने अपनी मां और भाई की हत्या कर दी। अभी हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है पुलिस के मुताबिक। जी हां, नाबालिग बेटी ने ही दिया है इस वारदात को अंजाम। बेटी बीमार रहती है, डिप्रेशन में रहती है, यह भी पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। राइफल से बेटी ने 5 गोलियां चलाई, जिसमें अपनी मां और भाई को उसने मौत के घाट उतार दिया। नेशनल शूटर है ये बेटी, लेकिन डिप्रेशन का शिकार है, बीमार रहती है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है, बेटी ने डबल मर्डर को अंजाम दिया है। पुलिस कमिश्नर ने इस बात का खुलासा किया है। आपको पूरा घटनाक्रम बता दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज खबर सामने आई, जिसने न सिर्फ यूपी की राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। एक बेहद पॉश इलाके यानी कि गौतमपल्ली में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। खुलासा किया है, आपको सुनाते हैं वो एक्सक्लूसिव बाइट। एक सूचना आई थी, श्री आर.डी. वाजपेयी हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में दिल्ली में। उनका परिवार यहाँ रहता है और यहाँ पर 2 बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड। जी हां, तो आपको ये बता दें कि पूरी टीम लगी हुई थी, फोरेंसिक की टीम भी लगी हुई थी। और इस घटनाक्रम के बाद ही लगातार प्रदेश में, जी हां, आपको बता दें, विरोधी पार्टियां भी सक्रिय हो गई थीं। पुलिस ने इस दरमियान हालांकि राइफल बरामद कर ली है। अब यह खुलासा हुआ कि बेटी ने ही अपनी मां और भाई को मौत के घाट उतारा है। नेशनल शूटर है ये बेटी। अभी हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है, पुलिस पूछताछ कर रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने, ये आरोप था कि बदमाशों ने रेलवे के सीनियर अधिकारी आर.डी. वाजपेयी के घर में घुसकर उनके बेटे और पत्नी की हत्या कर दी। हमले के वक्त रेलवे अधिकारी के घर में उनकी पत्नी, बेटा और बेटी मौजूद थे, लेकिन ये कड़ी कुछ और ही निकली। इसमें बेटी ही हत्यारिन निकली है। लखनऊ का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, ये बेटी हत्यारिन निकली, डिप्रेशन का शिकार बताई जा रही है। जिस तरह से देखा गया, सुबह में बने हुए हैं और लगातार यहाँ पर कई बार इस हत्या के बारे में एसपी से लेकर यहाँ पर कमिश्नर मौजूद थे, यहाँ डीजीपी खुद मौजूद थे, क्योंकि मामला जो था वो मुख्यमंत्री के बेहद ही करीब का था। तो जाहिर सी बात है, इस तरह में जिस तरह से जो हत्या का एक खुलासा कमिश्नर ने किया है, उस पर भी एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जिस कमिश्नर ने ये बोला कि बेटी ने इस बात को कबूल किया है कि ये हत्या जो है बेटी ने की है। लेकिन सवाल भी उठ रहा है एक तरफ से, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार बताई जा रही है। लेकिन इसी पर जब कमिश्नर से बातचीत करना चाहते, कमिश्नर से उस बात को पूछा गया कि बेटी का जो डिप्रेशन में थी, तो आखिर उसका कहीं इलाज चल रहा होगा। हालांकि अभी पुलिस पूरी तरह से साफ स्तर पर नहीं बता पाई है, लेकिन जिस राइफल से बेटी ने जो शूट किया था, वो .22 का राइफल था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि अब जो वाजपेयी जी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब लगातार इस पूरी चीजों को लेकर अभी बेटी से पूछताछ चल रही है। बाकी जो खुलासा होगा कि हत्या की असल वजह क्या है, तो उस वजह का खुलासा करने के लिए अभी नहीं कि इस पूरे मामले में कुछ और भी कड़ियां निकल के सामने आए, क्योंकि बेटी जब नेशनल शूटर होती है और फिर ये कहा जाता है पुलिस के द्वारा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि परिवार तो बड़ा संपन्न और बेहद खुशहाल तरीके से यहाँ जिंदगी बसर कर रहा था, एकाएक ये घटना होती है, माँ और बेटे को, अपने भाई को वो मौत के घाट उतार देती है। इसके पीछे कोई और भी साजिश? जी बिल्कुल सुनील, अभी तो फिलहाल ये जिस तरह से अभी जो कमिश्नर सुजीत पांडे जी ने कहा कि बेटी डिप्रेशन का शिकार थी, शायद यही कारण रहा होगा। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा अभी जो भी बना है, जो भी हम पत्रकारों के अंदर बना है, क्योंकि एनबी न्यूज ने कई बार इसका सवाल पूछा चाहा कमिश्नर से कि डिप्रेशन का शिकार थी तो उसका इलाज कहाँ चल रहा था। और डिप्रेशन की अगर बेटी डिप्रेशन में थी, अब डिप्रेशन के शिकार थी, तो आखिर .22 की राइफल घर के अंदर इस तरह खुले में कैसे रखी हुई थी। तमाम तरह की बेटी नाबालिग थी, तो तमाम तरह के जो सवाल या निशान है वो अभी उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर
पुलिस अभी बेटी से किस तरह से पूछताछ कर पाती है और क्या ये भी बनता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद 3:45 बजे के करीब बेटी ने ही इत्तला की, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया, उसी बेटी ने जिसको मानसिक तौर पर डिस्टर्ब बताया जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, क्योंकि जिस वक्त घटना हुई, घटना क्योंकि जो नौकर थे, जो यहाँ पे लोग थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि सुबह 10 बजे तक सभी लोगों ने नाश्ता किया साथ में। उसके बाद नाश्ता के बाद से लगातार उसके बाद बेटी ने करीब अपनी नानी को फोन किया। नानी को फोन करने के बाद उसने कहा कि पापा और मम्मी को और भाई को कुछ हो गया है। उसके बाद वहां से एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस आने के बाद यहाँ पर करीब पुलिस का जिस तरह से बताना है कि उनको 1.5 घंटे के बाद पूरी घटना राशिद, रोकूंगा एक बार फिर से दर्शकों को, वो बयान जरूर सुनवाएंगे पुलिस कमिश्नर का जो बयान सामने आया है। एक सूचना आई थी, श्री R.D. वाजपेयी हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड में दिल्ली में। उनका परिवार यहाँ रहता है और यहाँ पर 2 बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया था, क्राइम ब्रांच आई थी, सभी तरह की टीम्स ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो यह पाया है कि यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी। दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। जो मदर हैं उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, क्योंकि ब्लड बहुत था। नंबर 2, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूँगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है। और जो अपैरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे, इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेजर उसने बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वो पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में पुराने वुंड्स भी दिख रहे हैं। जो अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन, और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे, पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। इसके फादर आ रहे हैं, इज ऑन वे टू लखनऊ, और इसके नाना और पूरा परिवार है, उनके सामने ही यह पूछताछ हुई है। मोटिव डिप्रेशन दिख रहा है, बिकॉज ये बाथरूम में इसने डिसक्वालिफाइड ह्यूमन लिखा है, जो इसका कहना है इसने अपने लिए लिखा, और उसमें भी बीच में गोली मारी है शीशे में। वो अभी पैलेट रिकवर हो गया। वेपन कौन सा मिला सर? वेपन है, ये अभी और डिटेल्स दे देंगे, फोरेंसिक्स की टीम है। वेपन मिल गया, इसके रूम से मिला है, इसने ही बताया है। और उसके बाद इसने राशिद, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। राशिद, पुलिस कमिश्नर के बयान से तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बेटी ने जहां निशानदेही बताई, वेपन जहां रखा था वहीं से बरामद हुआ है। लेकिन सवाल यही, और भी लोग मौजूद थे, नौकर भी थे, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। जब बेटी की मानसिक स्थिति ऐसी ही थी तो फिर उसे इस तरह के हथियारों के साथ खेलने के लिए क्यों दे दिया गया? ये तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सुनील, जिस तरह से पहले भी लगातार हम सवाल उठाते रहे, लगातार क्योंकि डिप्रेशन में थी, तो आखिर इतनी बड़ी जो राइफल .22 की राइफल घर के अंदर ऐसे खुले में कैसे रख दी गई? इस पर भी एक सवाल उठता है, क्योंकि जिस तरह से पहले जो पुलिस कमिश्नर का जो बयान है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बाथरूम में जाती है, वो शीशे पे उस पर लिख के आती है, लिखने के बाद वहां पर एक फायर करती है। उसके बाद 2 फायर से उसने एक जो भाई को और एक को जो है माँ को गोली मार देती है। उसके बाद लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर घर में इतने नौकर मौजूद थे, बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थी, आखिर क्या किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि इन सभी पहलू पे एक जांच का विषय है, और इन सब चीजों से शायद सुजीत कुमार पांडे से इस बार में सवाल भी पूछा गया। हालांकि जो भी पुलिस, क्योंकि मामला बेहद गंभीर था, मामला हाई प्रोफाइल था, तो शायद अभी वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साफ साफ ये कह रहे हैं कि जांच के बाद ही हम स्पष्ट जवाब दे पाएंगे कि आखिर मौत का कारण क्या था, गोली चलाने की कारण क्या था, किस मानसिक स्थिति में उसने गोली चलाई। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है ही राशिद, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि कोई बेटी जो नेशनल शूटर है, वो बेटी जो कि माता पिता का नाम रोशन कर रही है, वो बेटी जो एक ऐसे परिवार से आती है, एक सभ्य और पढ़े लिखे समाज से आती है, वो बेटी जहां ऐसी जगह रहती है जहां पर प्रदेश की पूरी सत्ता की बागडोर जहां से चलती है, वहां चंद कदमों पर वो इस तरह के कदम उठा लेती है। घर में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी इस तरह की घटना को अंजाम दे देती है। ये बड़ा सवाल है। अगर वो पहले इस तरह के अपने आप पर भी आत्मघाती हमले कर चुकी थी, जैसा कि पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं, फिर भी वही बड़ा सवाल
कि आखिर परिवार ने उसकी मनोदशा को देखते हुए आखिरकार उसे इस तरह की खुली छूट क्यों दे दी? जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरह से बहुत बड़ा भी सवालिया निशान है। अभी कहीं ना कहीं इस तरह के जो खुलासे पर एक सवाल भी बड़ा बड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि आखिर अगर वो दिमागी वो संतुलन उसका ठीक नहीं था या किस कारण रहा होगा, आखिर इस कारण में क्यों? क्योंकि आज का दिन जो आरडी जो वाजपेयी जी हैं उनका जन्मदिन भी था। आज तो खुशियों का दिन था उनके घर पे, और इस तरह का मातम में पलट जाएगा ये किसी ने शायद सोचा नहीं था। और क्योंकि खुलासे को लेकर जिस तरह से सुबह से पहले क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस समय पूरे लखनऊ के अंदर एक कोहराम सा मच गया। आस पड़ोस अगल बगल में भी एक दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि ये लगा कि बर्बाद इसको लेकर सुनील कुमार पांडे ने 6 टीमें लगा दी थी। यहाँ पर लगातार टीमें जो है वो वर्क कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे थे। लेकिन एंड टाइम में रात होते होते इस तरह का जो खुलासा सामने आया, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अब आरडी वाजपेयी आए हैं, उसके बाद उनके और लड़की का आमना सामना होगा, उसके बाद लड़की हो सकता है तब उनसे बातचीत होगी। हालांकि वो भी अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने कि क्या कुछ वजह रही होगी, क्या वाकई बेटी ने इस तरह का ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। लेकिन उससे पहले और भी परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं। राशिद, क्या आपकी किसी से बातचीत हो पाई? क्या आपने उन लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में बेटी की मनोदशा इस तरह की थी कि वो इतना बड़ा जघन्य अपराध को अंजाम दे देगी? देखिए सुनील जी, तो सबसे पहले एक तो ये बताना चाहेंगे, लखनऊ कमिश्नरी के समय में जो भी घटनाएं होती हैं, पहली चीज तो ये करते हैं, आजकल मीडिया पे हावी हो जाते हैं। ना ही तो उनको मीडिया के लोगों को गेट से अंदर जाने देते हैं, ना ही किसी परिजन को बात कराने देते हैं। पॉलिटिकल जो एनालिसिस है, पॉलिटिकल जो व्यू है, वो भी आने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जरा नाम दोहराएं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जीतू शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीतू शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। लेकिन खबर बहुत बड़ी, बहुत दुखद घटना, और शाम होते होते ये थ्योरी आ जाती है कि बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मानसिक तौर पर वो बीमार है, उसी ने अपनी मां और भाई की हत्या की है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं सुनील जी केवल इतना कहूंगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। चलो ये मैं मान लेता हूँ किसी कारण से मानसिक जो उनकी दशा थी वो ठीक नहीं थी, इस कारण जो है उस बेटी ने ऐसा कदम उठा दिया। और आपको शायद ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसी प्रदेश में आज ही के दिन एक्सप्रेस वे पर चलती बस में जो है एक महिला के साथ रेप जैसी घटना घटित हो गई। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। आज शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस लड़की पर ये चीजें डालकर ये बता दें कि ये घटना जो है एक पारिवारिक घटना है और परिवार से जुड़ी जोड़कर बता दें, लेकिन ये कोई पहली घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है। यदि मैं एनसीआरबी के आंकड़े की बात कर लूं तो आपको जानकारी होगी, एनसीआरबी ही कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शायद भूल जाते हैं कि वो तो ये कहते हैं कि टीम 11 के सारे वो उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में बिल्कुल जीतू शर्मा जी, ये सवाल है कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद, आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं, बावजूद इसके खाकी का इकबाल जो है गायब नहीं हो पा रहा है। अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जब संपर्क करने की कोशिश की गई एएनवी न्यूज के द्वारा, उनसे अपना पक्ष रखने, अपनी बात रखने की कोशिश की गई, क्योंकि जाहिर तौर पर जिम्मेदारी है आपकी। आपने प्रदेश को सुरक्षित हाथों में कहा था कि प्रदेश अब हमारे सुरक्षित हाथों में है, जनता हमें वोट दे। जनता ने झोली भरकर आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई। लेकिन अब आप फोन पर आने से, अपनी बात रखने से, आप सीधा डिबेट में आने से इनकार कर देते हैं, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं आप, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको जवाब देना होगा। कुमार अशोक, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जिनसे संपर्क हुआ, उन्होंने जाहिर तौर पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया और फोन कट कर दिया। जीतू शर्मा जी, जैसा कि आप बता रहे, देखिए एनसीआरबी के आंकड़े तो लगातार आ ही रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक ऐसी घटना घट जाती है। मान लिया एक घटना वो जो यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में घटती है। यहां पर देखिए माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। एक प्राइवेट बस, किस तरह से धड़ल्ले से प्राइवेट बसें दौड़ रही हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप अंदाजा लगाइए जीतू शर्मा जी कि अगर एक महिला की आबरू वहां पर सुरक्षित नहीं, वो अपने आप को किस तरह से यहां पर पा रही होगी जब उसके साथ ये जघन्य घटना घटी। बाकी सवारियों की छोड़ दीजिए, ये हर रोज इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि आज हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ, हमसे ज्यादा पैसे लिए गए, हमसे, ये तो डेली की कहानी हो गई है। लेकिन किसी भी तरह का जो ब्यूरोक्रेसी है वो जाहिर तौर पर सवालों के घेरे में है, पुलिस सवालों के घेरे में है।
सुनील जी देखिए, जी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल 11 लोगों के बलबूते उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। वो टीम 11 की बात में यदि कोई सवाल किया जाए तो वो टीम 11 की बात करते हैं, मैंने टीम 11 को इसलिए लगा रखा उसलिए लगा रखा, लेकिन टीम 11 कोई बड़े और अच्छे अधिकारियों की टीम नहीं है, बल्कि आंखों के डॉक्टरों की एक बहुत अच्छी टीम है जो हर सुबह उठकर माननीय ना, मुझे ये बताइए जीतू शर्मा जी, मुझे ये बताइए, ऐसा नहीं है ये सत्ता की चाशनी आपने भी चखी है जीतू शर्मा जी, ये सत्ता का सुख तो आपने भी भोगा है ना, आप भी सुरक्षित हाथों में प्रदेश को ले जाने की और रखने की बात करते थे, घटनाएं लगातार होती हैं, आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लगता? आपने भी लगातार कोशिशें की थी, आपके मुखिया ने, लेकिन फिर भी घटनाओं पर घटनाएं घटती चली गई। आखिर वजह क्या मानते हैं आप? ऐसे ही मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं, टीम 11 से लेकर तमाम वो ब्यूरोक्रेसी को हर रोज इधर से उधर तबादले हो रहे हैं, लेकिन क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, वजह क्या मानते हैं जीतू शर्मा जी? सुनील जी, मैं आपको बता ही देता हूं, मैं किसी आपराधिक घटनाएं अपराधियों का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन यदि आप पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार की तुलना करें तो कई गुना ज्यादा अपराध बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि महिला अपराध की बात कर ली जाए तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की जब सरकार हुआ करती थी और आज के यदि आंकड़ों की मैं तुलना करूं तो 7 गुना अधिक अपराध महिलाओं पर बढ़ चुका है। ये कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 23 और 24 अगस्त की यदि मैं इसका बात करूं, एक वाजिब तो 19 वाजिब पॉइंट हत्याएं बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में होने इसका का एक काम वाजिब हुआ पॉइंट था। बताइए। वो कहेंगे मान लिया मैंने, और 3 गोली मान लिया कांड, मैंने जिसमें जीतू 50 शर्मा जी, अधिकारी मान से लिया लेकर मैंने, आम जनता तक को कोई गोली मार दी गई भी थी। सिंहासन पर जब बैठता है तो इस मंशा के साथ नहीं बैठता कि उस पर कीचड़ उछले, उस पर दाग लगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि अधिकारी निरंकुश हो कैसे जाते हैं? जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है जनता की सुरक्षा की, जनता की सेवा की, लेकिन वो अधिकारी इतने पंगु कैसे हो जाते हैं, ये बताइए जरा बहुत संक्षेप में। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर जवाब दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को फ्री हैंड किया जीतू हुआ। शर्मा जी, लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ना, बगले झांकने से कुछ नहीं होगा महाराज। मैंने कहा आपसे, आपको भी मौका मिला था, ये चाशनी आपने भी चखी थी, लेकिन सवाल वही कि देखिए आरोप प्रत्यारोप जब आप विपक्ष में रहते हैं, शर्मा जी बड़े विनम्रता से कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहूंगा, देखिए जब विपक्ष में होते हैं ना तो सड़कों पर मसाल जुलूस लेकर और तमाम तख्तियां नारेबाजी होती है कि कदम से कदम और जनता के साथ और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन जब सिंहासन मिल जाता है तो उसके बाद सारी चीज़ें बेबुनियादी हो जाती हैं, सब भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूं कि इस तरह की आवाज़ों को लेकर आप फिर से सड़क पर बुलंद हो, आवाज़ उठाएं, लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखें। बहुत धन्यवाद। राशिद हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राशिद, सुना आपने, राजनीतिक व्यू आने लगे इस घटना के बाद से, ये होने लगा कि प्रदेश में ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा सवाल वही कि आखिर खाकी का इकबाल क्यों कायम नहीं हो रहा अपराधियों के जहन में? क्योंकि लखनऊ ही नहीं थर्राया है, एक ऐसी घटना भी सामने आई है, उसका अगर मैं जिक्र करूं, डबल डेकर बस में जो कि लखनऊ से दिल्ली के लिए एक बस जाती है, उसमें एक महिला की आबरू को तार तार कर दिया जाता है, और वो भी क्लीनर यानी कि परिचालक के द्वारा। जी बिल्कुल सुनील जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम क्राइम घटना की बात करें तो जाहिर सी बात है, हम आज की घटना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा जाते हैं, वहां पर कुछ शिलान्यास करते हैं, वहां से निकलने के बाद वहां से गोलियों से तड़तड़ाहट से गोंडा में 2 युवकों को गोली मार दी जाती है। न तो अपराधी यहाँ पर शांत हैं और ना ही तो, क्योंकि जितना सख्त कानून उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी लाना चाहते हैं, लेकिन अपराधियों के अंदर उस सख्त कानून का कोई असर नहीं दिख रहा है, जिसका चलते लगातार जो हत्याएं हैं वो नहीं थम रही हैं, ना ही तो जो हत्यारे हैं ना वो हत्या करने से बाज आ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से जिस तरह से टीम 11 बनाई गई कि शायद उसके जरिए हत्याओं को रोका जा सके, लूट को रोका जा सके, महिला अपराध को रोका जा सके। लेकिन अगर हम राजधानी की बात करें तो लखनऊ के अंदर जिस तरह से हत्याएं बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमारे जिले की बात करें तो आए दिन। राशिद बने रहिएगा। उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका एएनवी न्यूज में। जी थैंक यू। पांडे जी, लखनऊ थर्रा गया, डबल मर्डर की घटना सामने आई, एकाएक चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल कि राजधानी में आखिर यह घटना हो कैसे गई? क्योंकि 5 कालिदास मार्ग से कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर यह घटना घटी थी, लेकिन शाम होते होते ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आई। पुलिस बोली कि बेटी ने यह घटना को अंजाम दिया है। जितनी भी जांच पड़ताल हुई है, फॉरेंसिक टीम ने या जो भी पड़ताल हुई, उसमें मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी बेटी की। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं चूंकि मेरे पास अभी पूरी डिटेल नहीं है, मैं खुद घटना स्थल पे वाजपेयी जी के घर पे गया था और मैंने वहां का बाहर से माहौल भी देखा
अभी चूंकि डिटेल नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, पुलिस कमिश्नर का लेकिन बयान आ बहुत- गया पांडे जी, उन्होंने कहा है कि बेटी से बातचीत हुई है, उनके ही कहने पर हमने उनके बताए गए जगह से हमने वेपन बरामद किया, जो हथियार था जिससे गोली चलाई गई। बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको अभी ले जाया गया था अस्पताल, वहां से पूछताछ हुई, तब उसने ये बताया है कि मैंने ही शूट किया है अपनी मां और भाई को। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं आखिर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस घटना ने तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए, और सवाल ये भी कि अगर बेटी वाकई मानसिक तौर पर डिस्टर्ब थी तो क्या परिवार इतनी लापरवाही करेगा, उसके हाथ में गन थमा देगा? क्योंकि कमिश्नर साहब तो यही कह रहे हैं कि इससे पहले भी वो कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचाने, यानी कि ब्लेड से अपनी नसें काटने तक की जहमत उठा चुकी है। पांडे जी, देखिए, चूंकि मैं घटना स्थल पे खुद गया था, और इससे उस आगे समय, बढ़िए प्रभु, आप सुजीत गए थे पांडे घटना जी स्थल भी पर। वहां जी। पर थे। हम्म। ये बात समझनी होगी कि अगर ये घटना ऐसे ही घटित हुई है हम्म। तो भी वो बेहद दुखद है, हम्म। और अगर इसके पीछे कोई साजिश है हम्म। तो उस साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है। हम्म। सुजीत पांडे जी की बुद्धिमत्ता पर मुझे कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं। हम्म। लेकिन ये सुनील जी, ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में चलिए पांडे जी, लगातार कम से कम आपने तो कम से कम इस बात के लिए कहा, अपने दिल पर हाथ रख के, कि मुझे कमिश्नर साहब की बुद्धिमत्ता पर किसी तरह का संदेह नहीं, वो ठीक से इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल करेंगे, ये आपने कहा। बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी आपने। राशिद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राशिद, और भी कई एंगलों से, कई पहलुओं से इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल होगी क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से भी जो जांच पड़ताल है वो लगातार अभी चलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है, और उसकी कई लोगों से पूछताछ होगी, उसकी जो फ्रेंड सर्किल है उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि लगातार किसके टच में थी वो, आखिर क्या इस तरह की बातें वो किसी से शेयर क्या करती थी, या कोई मन में उसके और कोई ऐसे विचार थी कि क्या कारण ऐसा रहा होगा कि उसने इतनी बड़ी वेपन उठाकर उसने अपने भाई और माँ को मार दिया। तो इन कई तरह के बिंदु हैं, उनका सवाल अभी बिल्कुल लगातार होगा, और जो घर के अंदर जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो भी चेक किया जा रहा है लगातार। तो अब जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं से अब पुलिस को अब इस पूरे मामले को लेकर एक जो खुलासा किया है, और जिसको खुलासा अभी करना बाकी है, उस पर अभी कम नजरें बनाए रखी हुई है। बिल्कुल राशिद, जाहिर तौर पर आप नजरें बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए राशिद आपका बहुत शुक्रिया लखनऊ से जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ उस समय थर्रा गई जब ये डबल मर्डर की खबर सामने आई। जी हां, हालांकि पुलिस ने कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की, क्योंकि सवाल यह भी था कि आखिर हाई सिक्योरिटी जोन होने के बाद, हाई सिक्योरिटी यानी पॉज एरिया होने के बाद भी आखिरकार बदमाश वहां कैसे दाखिल हो जाते हैं। लेकिन पुलिस ने कई एंगलों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की, और इस जांच पड़ताल में यह निकलकर सामने आया कि बेटी ही हत्यारिन निकली है, यानी कि ये बेटी कलयुग की बेटी निकली। इसी बेटी ने अपनी मां और भाई को मौत के घाट उतार दिया। जी हां, हालांकि वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या रही इस पूरे घटनाक्रम की, लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या वाकई में जो बेटी नेशनल शूटर है वो बेटी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है? क्या वो निशाना, क्या वो शूट अपनी मां और भाई को कर सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने जाहिर तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। पहले वो वॉशरूम में जाती है, वहां पर जाकर वो शीशे पर कुछ शब्द लिखती है और उसके बाद वहां पर गोली चलाती है, फिर वो आके अपनी मां और भाई को गोली मार देती है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज के साथ। नमस्कार।